मौजूद हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, नेशनल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के। जोरदार स्वागत। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि बड़ी शख्सियत हैं। और सर प्लीज स्टेज पर आ जाइए। और हमारे सीईओ सर करण अभिषेक सिंह जी हमारे बीच में मौजूद है। सर प्लीज आप भी एक बार स्टेज पर आ जाइए और उसके बाद सम्मानित करने का काम कीजिए ओपी धनखड़ जी को। बड़ी शख्सियत है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियों के साथ जोरदार स्वागत। तो तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि बड़ी शख्सियत और साथ ही सवाल जवाब का सिलसिला अभी कुछ ही देर में आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। और मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं और ओपी धनखड़ जी को सम्मानित किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो हैं तो मेरा अनुरोध है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी, सर प्लीज़ स्टेज पर आ जाइए। और मेरी सहयोगी दीपिका ओझा, सर प्लीज़ स्टेज पर एक बार आ जाइए और इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने का काम कीजिए क्योंकि एक चैनल होने के नाते, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि राजनीति की एक सटीक छवि अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, क्योंकि जनता ने हमें जो टैग दिया है वो नंबर 1 चैनल का है। और ऐसे में राजनीति की एक सटीक छवि पहुंचाना कि आखिर बड़े स्केल पर क्या चल रहा है, ये हमारा दायित्व है। ओवर टू यू विनोद लांबा जी और दीपिका। सर नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत। दिल्ली दिल से कॉन्क्लेव है, ना आप दिल्ली से अछूते हैं ना हरियाणा से अछूते हैं। और मैंने ऐसा क्यों कहा कि धनखड़ साहब ने लोकसभा चुनाव जब हुआ तो दिल्ली में प्रभारी की जिम्मेवारी संभाली और राष्ट्रीय सचिव होने के नाते अब राष्ट्रीय कार्यालय में भी समय देते नजर आते हैं। हरियाणा का रोल सबको पता है, आपका सर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और आपका करियर शुरू होता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। तो मैं अब नए रोल के बारे में बात करना चाहूंगा। सवाल मैं आपसे दिल्ली से लेकर लूं, हरियाणा से पूछूं या फिर सीधा राहुल गांधी पे आ जाऊं? आपको पहले तो मैं भी आपका अभिवादन करूं, इस आमंत्रण के लिए भी आपका धन्यवाद करूं और आपकी खुली छूट है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सर शुरुआत में चाहूंगी कि आप अपने बेबाक अंदाज में करें, आगे की चर्चा फिर बढ़ाते हैं। आजकल का जो रोल है राष्ट्रीय सचिव वाला वो कैसा चल रहा है? क्योंकि मैसेज आते हैं आपकी टीम की तरफ से कि धनखड़ साहब आज बैठेंगे राष्ट्रीय कार्यालय में, लोगों से मुलाकात करेंगे और तमाम चीज़ें करेंगे। और एक तस्वीर शायद आप लोगों को, दिल्ली वाले अगर आए तो आपको याद होगी, जब रेखा गुप्ता की किस्मत खुली तो वो हरियाणा की बेटी तो है ही और उनको हरियाणा के बेटे ने ही वो पर्ची भी सौंपी, पर्यवेक्षक बन के गए थे। वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई और वो 500 का नोट था, 100 का नोट था जो शगुन में दिया था आपने रेखा गुप्ता को। इसमें नोट कितने का है ये कभी महत्वपूर्ण नहीं होता, पकड़ नहीं पाए ना हम सर, लेकिन परंपरा और मान महत्वपूर्ण होता है। और हमारे लिए बहुत ही वो एक अद्भुत पल था कि जब हरियाणा की बेटी को मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला और उस समय उसको ये ज़रूर याद रहे कि उसकी जड़ें कहाँ हैं। पीहर की याद बहुत महत्वपूर्ण होती है महिला के लिए। तो हमने ऐन मौके पर जो मान आदर जो बनता था वो मान आदर की जो परंपरा निभाई और संपूर्ण मैं कहूँगा कि उन लोगों ने जो इस मान और आदर की परंपरा से जुड़े हैं पूरे उत्तर भारत में या बल्कि पूरे भारत में सब जगह उसकी सराहना हुई कि ये और किस प्रकार का भाव जो सबके हृदय में आना चाहिए, जो एक बहन के प्रति भाव आता है पिए, तो वो भाव सबके हृदय में आया और उससे सभी लोग अभिभूत हुए, आनंदित हुए। लेकिन पियर और सासरे में झगड़ा भी हो जाया करा सर, और झगड़ा इस तरह हो जाया करे, कभी SYL पे हो जाएगा, कभी प्रदूषण पे हो जाएगा, कभी पराली पे हो जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी संभावना से दरकिनार नहीं किया जा सकता। दिल्ली है, दिल्ली के हित हरियाणा से टकराएंगे, कभी पानी कम देने का आरोप लगेगा। देख लेना कहीं आपने दे तो दी जिम्मेवारी, वो पीहर और ससुराल की जो लड़ाई है वो दोनों राज्यों के बीच की लड़ाई ना बन जाए। पहली बात तो यह है कि झगड़ालू चले गए और इतने बुरे थे कि इतना बुरा कहा कि यमुना के पानी में जहर मिला दिया।
राजनीति में कोई इतनी झूठ भी बोल सकता है, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण झूठ बोल सकता है? आपको तो पता है, आपने हरियाणा में पत्रकारिता की है, दिल्ली का सारा पीने का पानी यमुना से आता ही नहीं है। पहले पश्चिमी यमुना नहर से आता है, फिर CLC से आता है, पक्की नहर से बनकर जो दिल्ली तक आई है उससे आ जाता है। यमुना का पानी पीने के लिए दिल्ली में नहीं आता है, उसमें तो 100 क्यूसेस पानी जो पर्यावरणीय आवश्यकता है उसके कारण से छोड़ते हैं। दिल्ली का जो 1050 क्यूसेस पानी बनता है वो सारा का सारा एक पक्की जो चैनल है, कैरियर चैनल है, उसके माध्यम से, CLC के माध्यम से आता है। इसलिए ऐसी नौटंकी करना और लोगों के मन में ऐसा भय और भाव उत्पन्न कर देना दुर्भाग्यपूर्ण था, इसलिए लोगों ने निपटा दिया। इसलिए अब चाहे नायब सिंह हों और चाहे रेखा हो, बहन भाई मिलकर शानदार काम करेंगे, हर परिस्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे। चलिए धनखड़ जी, बहन भाई की ये जोड़ी और कितना कमाल ढाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और हरियाणा और दिल्ली के बीच में समन्वय बना रहे ताकि जनता का हित हो। इस बार तो जुलाना में बुला के पूरे हरियाणा के लोगों को इकट्ठा करके और सब ने वहाँ गांव में कोथड़ी दी है, बहन को बुला के वहाँ सम्मान किया। बिल्कुल, वो तस्वीरें हम सभी और ने देखी। GTV तो इसको बहुत अच्छे से समझता है क्योंकि हरियाणा की परंपरा से है, बिल्कुल उसका भी मूल जो है हरियाणा से है, तो इस परंपरा को GTV और शानदार तरीके से समझता है। हमारे चैनल की तो सर थीम ही है, आप दोनों स्टेट जो है ना, जो बने रहेंगे तो जी दिल्ली NCR हरियाणा आगे चलता रहेगा। ये चैनल दोनों स्टेट दिखाता है। लेकिन सर एक चुभता हुआ सवाल है, थोड़ा जायका खराब कर देगा। धनखड़ साहब इतने बड़े लीडर हैं लेकिन बैक टू बैक 2 चुनाव हार गए, क्या परिस्थिति रही? आपने चुनाव, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये तीखा सवाल, कि चुनाव आपने सिर्फ लड़े नहीं है, लड़वाए भी हैं। खुद अपनी विधानसभा में कहाँ 2 बार चूक हो गई? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल शानदार है, चुभने वाला नहीं कहना चाहिए। जो इतिहास हुआ है, जिसमें से गुजरे हैं, वो सब पल हमारे हैं, सभी स्थितियां हमारी हैं। और पिछली बारों से अधिक जब जीते थे उससे भी अधिक वोट मैंने इस बार 51,000 वोट उस चुनाव में लिए हैं। और हर इलाके का एक अपना मूड होता है, और ये आपको भी जानकारी, आपसे छुपा नहीं है। रोहतक लोकसभा का मूड इस तरह से ज़्यादा था कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वो इस गलतफहमी से बाहर नहीं निकल पाए कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। बाकी हरियाणा के ये ध्यान में आ गया था, तो सोनीपत निकल गया, सोनीपत 50% से ज़्यादा उस भावना से निकल गया। लेकिन रोहतक की आप देखेंगे तो चाहे रोहतक जिला हो चाहे झज्जर जिला हो, 8 की 8 सीटों पर हम पीछे गए। और उस भावना को मैं ये मानूंगा हम लोगों की कमजोरी थी कि हम उसको ये जचा नहीं पाए कि हम ही आ रहे हैं, जब भी बाकी हरियाणा में हम उस बात को जचा पाए। और लोगों का मानस कई बार ये होता है कि क्षेत्रवाद की जो एक राजनीति चलती है उस नाते से कि भाई हम अगर आ रहे हैं तो हम उस इलाके के साथ बहुत वर्षों तक इस राजनीति को पोषित भी किया था कांग्रेस के लोगों ने। तो उस नाते से उस पोषित राजनीति का एक रिजल्ट उस इलाके पर था। इतनी सी बात है और कोई खास बात नहीं है। बिल्कुल। और अब चुनावों से अगर इतर हट के बात करें धनखड़ जी, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से हरियाणा का बीजेपी में सृजन हुआ, इस बार के विधानसभा चुनाव के हमने नतीजे भी देखे हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि बीजेपी में आपने अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से आज तक की राजनीति को बखूबी देखा है, एक समन्वय बैठा पाने में आपको क्या लगता है, क्या भूमिका रही है, आपका क्या योगदान रहा है, और हरियाणा में अब बीजेपी किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, एक तो मैं कहूँगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का 1996 से कार्यकर्ता हूँ, और मैंने जिला अध्यक्ष का काम भी किया है, स्टेट जनरल सेक्रेटरी का काम भी किया है, पहले भी नेशनल सेक्रेटरी रहा हूँ आदरणीय वेंकैया जी के टाइम में, अलग अलग राज्यों के प्रभारी के नाते भी देखा है। और हमारी यात्रा को अगर आप देखें, हरियाणा की बात अगर आप करने वाले हो, तो हमारी यात्रा इस प्रकार की थी कि हम सने सने बढ़ते हुए आए हैं। पहले थोड़ी सीटों पर होते थे, जो हमारे पार्टनर होते थे लड़ के आगे सीटों पर जाते थे। देवीलाल जी के साथ लड़े तो हमने कहा 18 सीट लेंगे, 16 सीट पर जीत के आगे। बंसीलाल जी के साथ आए तो 25 सीटों पर बात हुई। जब चौटाला साहब के साथ बात हुई तो फिर 35 सीटों की बात हुई, लड़े 29 पर। थोड़ा लड़ते उसमें थोड़ा घालमेल हो गया था, और ऐसे आते आते और फिर हम अपनी संपूर्ण राजनीति की तरफ बढ़े हैं। नहीं तो हम भी एक समय में, हमारी जैसी पंजाब की राजनीति थी उस तरह के थे, लेकिन सने सने मैं इस यात्रा का साक्षी हूँ, कैसे सने सने हम करके उसमें आगे बढ़े। और उसमें थोड़ा श्रेय जो है, जहाँ कार्यकर्ताओं की मेहनत को दूंगा, वहाँ बहुत बड़ा श्रेय मैं उस समय के हमारे प्रभारी नरेंद्र मोदी जी को भी दूंगा कि उनका बड़ा एक विजन था कि किस प्रकार से हम बढ़ते चले जाएं। और आज हम उस पड़ाव पर हैं कि तीसरी बार अपनी सरकार है, पूरे बहुमत के साथ है। और अब मैं कहूँगा कि विपक्ष में किसी प्रकार का सामर्थ्य अब है नहीं।
2-3 दिन पहले ही अभी उनकी लिस्ट आई है जिलों की। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की रौनक किसी के 32 बनाए सर, 22 जिलों किसी के चेहरे पर आई हो, किसी का बड़ा भारी स्वागत किया हो। विनोद जी को याद होगा जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था और मैंने जब जिला अध्यक्ष बनाए थे, कैबिनेट से ज़्यादा शानदार जो है उनकी समाचार छपे थे फोटोओं के साथ। और अभी कांग्रेस की लिस्ट आई, किसी ने कॉग्निजेंस ही नहीं लिया। कईयों को तो लोग ढूंढते फिर रहे थे वो कि कह रहे हैं भाई पीछे से बना के लाए हम, बिल्कुल नए कार्यकर्ता को नई कांग्रेस खड़ी करेंगे। एकदम ग्राउंड लेवल अरे से। भाई उसकी कोई चमक, कोई ना कोई प्रभाव कहीं ना कहीं ज्ञात तो हो, किसी को तो लगे कि ये बन गया है। उसके बनने से एक प्रकार का जो भाव उत्पन्न होना चाहिए, मुझे नहीं लगता प्रदेश में कोई भाव उत्पन्न हुआ होगा, और वो संभव भी नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। अभी देवेंद्र जी बात कर रहे थे आपसे। देखिए एक बात समझिए, वो संगठन की बात करते हैं, उनके यहाँ संगठन हो नहीं सकता। एक बेसिक फर्क है, आप लोग समझते भी हो लेकिन मैं दोहरा रहा हूँ। इनकी पार्टी नेताओं की पार्टी है, नेताओं में भी परिवार की पार्टी है। अब उसमें से ये उसको कभी छोड़ ही नहीं सकते कि परिवार छोड़ देंगे तो कांग्रेस छूट गई, और ऐसे ही छत्रप फिर राज्यों में बन गए। उनको छोड़ देंगे तो फिर ये पीछे छूट जाते हैं, और उसमें से फिर आखिर में यही ढूंढने लगते हैं ये किसका बना, ये किसका बना, ये किसका बना, इसके कितने बने, इसके कितने बने। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, वहाँ कोई किसी का नहीं होता। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं में से कोई भी बन सकता है। जो बनेगा वो उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। हमारा प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, कौन रहे, ये हमेशा ऐसे ही होता है। कोई भी साधारण कार्यकर्ता वो दायित्व पाता है। इसलिए हमारा बेस कार्यकर्ता है, उनकी पार्टी का जो मोडस ऑपरेंडी है, डिजाइन है, वो नेता है। इसलिए हमारा नेता भी कार्यकर्ताओं में से उभरता है। तो ये जो अंतर है, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन की संकल्पना वो चाहें तो कर नहीं सकते, चला नहीं सकते। इसलिए बीजेपी संगठन जब पन्ने पन्ने तक चलता है, बूथ बूथ तक चलता है, त्रिदेव तक चलता है, तो फिर वो उस प्रकार के परिणाम लाता है। जैसे दिल्ली में 7 जीती हैं, सरकार बनी है, हरियाणा में 48 आई हैं, वो करिश्मा उसमें से। हम विनोद जी ने तो देखा है, वहाँ 80 सीटों तक मैंने पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन जो कराए थे, प्रदेश अध्यक्ष के नाते थे, तो नीचे तक उस प्रकार का संगठन खड़ा करना, और उसको केवल संगठन, भारत माता की जय, वंदे मातरम, पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा है। उसी से आगे बढ़ते हैं, देश में भी बढ़ते हैं। सवाल है सर, एक काउंटर सवाल है, और बीजेपी की जो नब्ज है राष्ट्रीय कार्यालय में पूछ के मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और बड़े बेबाक तरीके से नॉर्मल वे में ये समझना चाहूंगा। एक नेचर से आपको बहुत लव है, आप जाते हैं प्रकृति में, तमाम चीजें, नेचर का भी लॉ होता है कि किसी चीज का जब डिक्लाइन होता है तो फिर डिक्लाइन भी होता है। ये चल पड़ा है कि मोदी एरा के बाद बीजेपी में होगा क्या, क्योंकि ये इतनी पीक देख ली है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, लगातार 3 बार सरकार बना ली। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कभी संघ का और बीजेपी का समन्वय नहीं होता, और कभी पोस्ट मोदी एरा को लेकर ये प्रेडिक्शन करते हैं राजनीतिक जानकार। मैं तो बहुत ज़्यादा नेशनल लेवल पे कवर नहीं करता हूं, तो मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। मेरा सवाल सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये लग रहा है कि बीजेपी को खुद से ही खतरा हो सकता है, एक्सपेक्टेशन लेवल इतनी बढ़ गई है, मोदी एरा इतना देख लिया, जब डिक्लाइन आएगा तो वहां बीजेपी भी नहीं उभर पाएगी। देखिए, जो बीजेपी को जानने वाले हैं उनके मन में सवाल नहीं उत्पन्न हो सकता। पहले तो अभी मोदी इरा अपने शानदार उस पर है, अभी तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो लेकर आनी है, घोषणा करनी है, वो मोदी जी नहीं करनी है। अभी देश उसी पर आगे, जो देश की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर पहुंचने वाली है, उसका अनाउंसमेंट मोदी जी का। अभी तो मोदी जी अभी परसों ही उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन फिर भी मान उनकी लीजिए आवाज़, उनका जलवा, उनका जज्बा क्या शानदार। तो ऐसे शानदार सेहत के साथ अभी तो काफी समय तक राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले, तो पूछ लेते हैं ना, 75 वाला फॉर्मूला उन पे लागू नहीं होगा। अभी पोस्ट मोदी विचार करने की जरूरत नहीं है, अभी तो मोदी प्रेजेंट है। 75 वाला फॉर्मूला मोदी जी पे लागू नहीं होगा क्या? ये मोदी जी की जिस प्रकार की सेहत, अभी वो लगते हैं क्या आपको? मोदी जी तो अभी जो है 64-65 के भी नहीं लगते, वो तो 60 वाले की तरह काम करते हैं। यहाँ आपने फिटनेस ने नाप दिया। तो उनका जो सेहत, जो 18 घंटे की वर्किंग है, जिस प्रकार की सेहत है, जिस प्रकार की आवाज़ है, जिस प्रकार का चिंतन है, तो वो गजब का है। मतलब हम सब लोग भी, मैं सच कह रहा हूँ, हम सब लोग भी जब काम करते समय किसी समय थकान महसूस करते हैं, फटीग महसूस करते हैं, तो उनको याद करने से हमारी सबकी थकान गायब होती है, और ये मंत्र बाकी लोगों ने भी अपनाना चाहिए।
ये है ना चर्चा का विषय। आप ठीक है, जो बीजेपी को जानते हैं उन पे नहीं होगा, लेकिन सर सुगबुगाहट तो इस तरह की चलती है, कभी संघ से नहीं बन रही और कभी उस एरा के बाहर क्या संघ और बीजेपी देख पाए। देखिए, ये तो स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक सवाल होते हैं, हमेशा सवाल भी चलते रहेंगे और चीज़ें भी आगे बढ़ती रहेंगी। ये स्वाभाविक सवाल है। कांग्रेस में भी एक सवाल था, नेहरू के बाद कौन, बड़ा सवाल था कांग्रेस में। हमारी बीजेपी में भी बहुत लोग सोचते थे अटल जी अडवाणी जी के बाद कौन, और मोदी जी कितना शानदार नेतृत्व के रूप में निखर के आए हैं, और अभी तो वो जो है तपते सूर्य की तरह से हैं, दोपहर के सूर्य की तरह से हैं। अभी चिंता मत कीजिए। सर, नेशनल लीडरशिप से जुड़ा हुआ कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि विपक्ष इस वक्त मुखर होकर आरोप लगा रहा है, सवाल उठा रहा है। एक आवाज़ उठी है बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी की। ऐसे में विपक्ष की ओर से सीधे सीधे संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है। अब इन आरोपों से कैसे पार पाएंगे? बहुत पहले एक बयान है कांग्रेस के नेता का कि हम इंडिया स्टेट्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप ध्यान कीजिए उस बयान को। इंडिया स्टेट यानी स्टेट की जो संस्थाएं हैं उनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। ये कौन सी मानसिकता है? जब घुसपैठियों के वोट काटे जाएं और घुसपैठियों के वोट काटने को उसको वोट चोरी जैसे शब्द से संबोधित करें, क्या इन पार्टियों को घुसपैठियों के वोटों पर जो बनने की आदत है, और कितने राज्यों में इस प्रकार का वोट बनता रहा उस समय बड़ी आसानी के साथ, और उस पर ये सरकारें बनाते रहे। खुद ही महाराष्ट्र में शिकायत करते हैं, और जब बिहार में घुसपैठियों के वोट काटे जाते हैं, क्या चाहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट के आधार पर सत्ता में आए? चुनाव आयोग सजग है, काम कर रहा है, और उसके कारण से जो इस प्रकार का अवैध वोटर है उनके वोट अगर कट रहे हैं, नाजायज हैं, तो कटने चाहिए। और दूसरी बात, चुनाव आयोग ने डटकर इनको कहा है कि चुनाव आयोग का एक संवैधानिक संस्था है, उसका एक अपना फॉर्मेट है, हर बात का फार्म है। आपको वोट कटवाना है, फार्म है। आपको वोट जुड़वाना है, फार्म है। आपने एतराज़ करना है, उसका फार्म है। आप फॉर्मेट के तरीके से नहीं जाएंगे। क्या आप संस्थाओं आज आप चुनाव आयोग की बदनामी कर रहे हैं? कल को आपको कहीं किसी कारण से आप पर कई मुकदमे चल रहे हैं, अगर जेल जाना पड़ गया तो आप कोर्ट को खड़े लगेगी क्या? आपके शासन में कौन सा ऐसा विपक्ष का नेता था जिसने जेल नहीं काटी और ऐसे झूठे मुकदमों पर नहीं काटी? अटल जी ने नहीं काटी क्या? अडवाणी जी ने नहीं काटी क्या? मोरारजी देसाई ने नहीं काटी क्या? जयप्रकाश नारायण ने नहीं काटी क्या? ऐसी झूठी जड़ों के बावजूद भी इन लोगों ने देश की कभी संस्थानिक जो संस्थान है देश के, उन पर कभी सवाल नहीं खड़े किए, उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं खड़े किए। देश बड़ा है, अटल जी का वो भाषण याद करिए, देश बड़ा है, देश चलते रहना चाहिए। पार्टियां छोटी हैं, अपने पार्टी के निजी स्वार्थ के लिए इस देश का जो शानदार लोकतंत्र है और जो उसका शानदार चुनाव आयोग है, उस पर इस प्रकार के सवाल खड़े करना ये बहुत ही खतरनाक बात है। और केवल इसलिए कि हम एक चुनाव जीत जाएं घुसपैठियों के वोटों से, देश इस सारे ड्रामे को देख रहा है कि देश की जिस प्रकार की शानदार संवैधानिक संस्थाओं पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, देश ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। समझता है लोगों को ये किस प्रकार के चोर हैं? किसको नहीं मालूम ये कौन कौन से चोर हैं? क्या चारा चोर नहीं है? क्या ये प्रदेश की प्रॉपर्टीज के चोर नहीं है? कितने मुकदमे हरियाणा में चल रहे हैं? ये बात करेंगे। और इन्होंने कब ऐसा नहीं किया, संवैधानिक संस्थाओं को साथ खिलवाड़ किया। इसलिए आज भी उसी माइंडसेट में राजीव गांधी जी की डेथ हो गई। एक चुनाव टलना चाहिए था, पूरे देश के चुनाव 3 सप्ताह के लिए टाल दिए गए। क्या कर रहे थे ये लोग? क्या किया इन्होंने देश के साथ? और फिर यात्राएं निकालते रहे। चुनाव परिणाम बदले, इस कारण से बदले। कितने बार इन्होंने 1971 में सवाल इनका चुनाव गड़बड़ हुआ, जगमोहन जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया, पूरी व्यवस्था बदलती। जो तारीख आनी थी 12 अगस्त की, जब सुनवाई होनी थी, उससे 4 दिन पहले 8 अगस्त को लोकसभा में, 9 अगस्त को राज्यसभा में, 10 अगस्त को सारी की सारी जो है विधानसभाओं में, 50% विधानसभाओं में, रविवार को 11 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। जज साहब वेट करते रह गए सुप्रीम कोर्ट के सुनने के लिए इंदिरा गांधी का केस। कानून बना दिया 42वां संशोधन कि प्रधानमंत्री के चुनाव पर सर्वोच्च न्यायालय कोई भी हाई कोर्ट नहीं सुन सकता, और उस तारीख से पहले बना दिया 71 की तारीख से पहले। जिन्होंने संविधान की संस्थाओं से खिलवाड़ करने की जो मानसिकता है, ये उसी मानसिकता के लोग हैं और उसी मानसिकता के साथ चीजों के साथ बात करते हैं, व्यवहार करते हैं। लेकिन पूरा देश इसको समझता है संविधान की कॉपी उठाना इनका ड्रामा है। संविधान के प्रति आस्था हो तो चुनाव आयोग का आदर करना चाहिए। एक सवाल इसमें
एक सवाल इसमें ठीक है, आपने बता दिया, पुरानी गलतियां पूरी किताब की छाप दी, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई डबल ऐसी ना बड़ी सी स्क्रीन लगा के राहुल गांधी साहब आए, उन्होंने डाटा निकाला, इतनी सारी रिसर्च की, एक एक बता दिया कि भाई एक एक आदमी की 2 वोट हैं, इनसे फायदा हो रहा है और इनका फायदा उठा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन के प्रोसीजर पे सवाल उठाए। उन्हीं को देखा देखी हुड्डा साहब ने भी कह दिया कि भाई ऐसा खेल तो हमारी गैल हरियाणा में भी हुआ है। ये कह रहे हैं कि डबल ट्रिपल जो वोट बनी हुई हैं उसको सत्ताधारी पार्टी अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। देखिए, जो इन्होंने सवाल खड़े किए, इनके वोटर लिस्ट मकान का नंबर 0 है। कितने आपके गांव के मकान का नंबर है क्या? मेरा भी गांव में मकान है, कोई नंबर ही नहीं है। ऐसा ही देना पड़ता है। फलाने पड़ोस में जो है ग्रामीण बैंक के पास लिखा हुआ है मैंने दादा गुसाना रोड ग्रामीण बैंक के पास मेरा घर है। अब मैं नंबर कहाँ से दे दूँ? नंबर है नहीं गांव में। कितनी सारी कॉलोनियों में नंबर नहीं है। जो सवाल जिस प्रकार के खड़े किए हैं, दूसरी बात, जो पैटर्न है सारे के सारे चुनाव आयोग की वर्किंग का, बाकी सब का, ये सालों तक जिस प्रकार का था, जिस प्रकार से चलता आ रहा है, अभी इन दिनों में ये सवाल खड़ा हुआ है। अच्छा सवाल है देश में कि आधार कार्ड से या किसी न किसी से यूनिक आईडी से इसको जोड़ा जाए, और जिसके कारण से कोई इस प्रकार की गड़बड़ियाँ अगर वोटर लिस्ट में ठीक हो, इतना सवाल कोई है, वो जायज़ सवाल है। आने वाले समय में इस बात की, नहीं तो होता क्या है कि वो एक आदमी एक शहर में रहता है, वहाँ वोट बनवा लेता है, फिर वो दूसरे शहर में जाता है, अपना वोट बनवा लेता है, वहाँ पीछे कटवाने के काम में लगता नहीं है, वहाँ का BLO उसने कितनी जानकारी दी है। तो इसके कारण से, और इसमें शुद्धता की बात करने के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस प्रकार की नोटंकी के साथ चुनाव आयोग को कोई एफिडेविट दिए बगैर, उनका कोई फार्म भरे बगैर, और चुनाव आयोग जैसी संस्था पर सवाल खड़ा करना, ये एक ऐसी नीयत के साथ है जो केवल देश की छवि खराब कर रहा है, देश के लोकतंत्र की छवि खराब कर रहा है, और ये दिखा रहा है कि ये घुसपैठियों के वोट बैंक पर बिहार में जो है आने के प्रयास में हैं, लेकिन इस प्रकार का प्रयास सफल होने वाला नहीं है। बिल्कुल। अभी चूंकि आपने अपने वक्तव्य को जब खत्म किया तो देश की रक्षा और गरिमा की बात की है। अब इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल और हाल ही में हुआ एक मुद्दा, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूंगी। हम सभी ने देखा कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हालात बने, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, और उसकी चर्चा हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी की। लेकिन हाल ही में जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, हमने देखा कि उस पर चर्चा हुई और विपक्ष किस तरह से हंगामे पर उतरा, और इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार सवाल विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं। आप जब सरकार की ओर से इस तरह के, चाहे हम पुलवामा की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशंस की बात करें, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी रह गई है कि विपक्ष को हम एज अ सरकार, और ये हमारी जिम्मेदारी कि हम विश्वास में नहीं ले पाए हैं, और तभी विपक्ष इन कार्रवाइयों पर सवाल उठा रहा है? देखिए, देश तो संतुष्ट है, विपक्ष असंतुष्ट है, और विपक्ष से संतुष्ट होगा भी नहीं, क्योंकि उनकी भावना असंतुष्ट है, अंदर की फीलिंग वो है। तो उस नाते से वो कभी उसमें से संतोष पाएंगे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने सवाल खड़ा करना चाहिए, लेकिन सवाल खड़ा करने में वो इस मर्यादा को भूल जाते हैं कि कहीं ये सवाल देश के खिलाफ तो नहीं जा रहा। पाकिस्तानी नेताओं के शब्द और हमारे विपक्ष के नेताओं के शब्द अगर एक हो जाएं, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी विदेशी नेता के शब्द हमारी इकोनॉमी के बारे में और हमारे विपक्ष के नेता के शब्द एक हो जाएं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका मतलब ये है कि विपक्ष में जिस प्रकार की गरिमा, मैच्योरिटी चाहिए वो नहीं है, बल्कि इस प्रकार के विवेक का दिवालियापन है। ऐसा कभी किसी विपक्ष ने नहीं किया। बहुत लंबे समय तक विपक्ष में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है दायित्व निभाया है, कभी गरिमा नहीं छोड़ी देश के लिए, बल्कि मौके पड़े तो देश के साथ, जब अभी सांसद भी कई दलों के गए, इस तरह से नेतृत्व करते हुए गए थे, और जब भी देश पर कोई चुनौती आई तो उससे सत्ताधारी दल से अधिक अडिगता के साथ खड़े हुए थे। ये विपक्ष की भी एक मैच्योरिटी होती है, लेकिन विपक्ष इस प्रकार की मैच्योरिटी अब उसमें से नदारद है। सत्ता से दूर होने से पता नहीं इस प्रकार का कौन सी ऐसी उनकी मानसिकता बन गई है कि, और इसीलिए मैं बताता हूं इसलिए दिक्कत कहाँ हुई। इसीलिए और अभी अलाउ मी टू अभी पूरा करूं। नहीं सर, एक सेकंड, इसमें भी सवाल है ही नहीं। दीपिका ने अच्छा सवाल उठाया, लेकिन इसमें पता सर सवाल क्या है? इसमें सवाल है भूरा पहलवान का।
भूरा पहलवान समझ गए होगे, आप तो हरियाणा के हो जी। इसमें जो ट्रंप साहब हैं उनको भूरा पहलवान कह के कह रहे हैं कि भाई अगर दो देशों की लड़ाई थी, भारत इतना बड़ा देश है, मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, तो बीच में से भूरा पहलवान यानी कि ट्रंप साहब कहां से आ गए, उनको किसने राइट दे दिया कि वो सीज फायर का ऐलान कर दें, ट्वीट पे कर दें और उसके बाद फिर जंग रुक जाए। तो दिक्कत यहां होगी कि दो देशों की लड़ाई में कौन जीता कौन हारा, उस चीज को लेकर विपक्ष ने तब तक सवाल नहीं उठाए थे। हर बात विपक्ष की तरफ मोड़ देना बहुत आसान है। मैं स्पेसिफिकली अपनी रिसर्च के बेस पे कह रहा हूं कि वहां तक किसी ने सवाल नहीं उठाए थे। सवाल उठे ट्रंप के इंटरवीन करने पे, सवाल उठे जिस तरह से टैरिफ करने पे, सवाल इस बात पर उठे कि अगर आपकी इतनी विदेश नीति अच्छी थी तो कोई देश आपके साथ खड़ा हुआ क्यों नजर नहीं आया। अमेरिका के चुनाव में जाकर प्रचार करने वालों के साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट साथ क्यों नहीं खड़े हो पाए। सुपर पावर को ओवर पावर करने की कोशिश की, ये सुपर पावर बन के यानी कि इंडिया के सर पर बैठकर भूरा पहलवान बीच में कहां से आ गया। मेरा मन जो है पिछले 3 दिन की घटनाओं से, वैश्विक घटनाओं से और ज़्यादा गौरवमयी है, गर्वित है। बहुत बड़े ताकतवर देशों के बीच में भूरा पहलवान बैठा हुआ है और वो मान रहे हैं, और हमने भूरा पहलवान को नहीं बैठने दिया और नहीं माना। उनके देश में आकर दूसरी एक सर्वोच्च ताकत का नेता आकर बैठता है, पूरी यूरोपियन यूनियन और यूरोप के देश के नेता लाकर बैठते हैं, जेलेंस्की जाकर बैठता है और क्रेडिट देने की तैयारी में है। लेकिन मेरा सौरण राष्ट्र, मेरा सार्वभौमिक देश, मेरा नेतृत्व कहता है जो फैसला किया हमने किया, हमारा फैसला है। हमारी पंचायत में किसी को ऐसा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है और नहीं है, ये कहा। लेकिन सर लेकिन टैरिफ की जो वार शुरू हो गई उसका तो नुकसान हुआ ना सर, देश को व्यापारी पे 50% लगा दिया। किसी को कोई तकलीफ हुई, वो एक गाना है ना, वो बिना कहीं मन में आ गया तो वो लगे तो मैं क्या करूं। तो वो जो गाना है, तो वो गाना सबके मन में आ गया होगा। तो इस बात से एक बात समझ लीजिए, भारत को ये पहली बार चैलेंज नहीं है। भारत को चैलेंज दिया 65 के युद्ध में। पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग बैठे हैं, अमेरिका से गेहूं आता था और अमेरिका ने उस समय कहा कि हम वो लाल गेहूं वो आपको नहीं देंगे। मेरे उस समय के प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा हम एक समय भूखा रह लेंगे, सोमवार शाम का व्रत कर लेंगे, लेकिन अमेरिका से गेहूं नहीं लेंगे। मुझे गर्व और गौरव है मेरे देश पर, मेरे किसानों पर। आज 140 करोड़ को खिलाकर और 140 करोड़ को खिला सकते हैं। वो चैलेंज आया और चैलेंज को हमने अवसर में बदला। हम हरित क्रांति के बाप बने। हरियाणा और पंजाब जो है आगे बढ़ के पूरे इस देश ने काम किया। और दूसरा चैलेंज आया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण विस्फोट किए। एक दिन 3 विस्फोट हुए, दुनिया के देशों ने धमकी दी। सबसे आगे जो आप बात कर रहे हैं वो लोग थे, उन्होंने कहा हम सैंक्शन लगाएंगे। अटल जी ने कहा 2 और फोड़ूंगा। और ये उसके बाद चैलेंज के बाद 2 विस्फोट और किए और उसके बाद भारत बढ़ते बढ़ते उसी से यात्रा शुरू हुई भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ की। और भारत की इकोनॉमी इसलिए चौथे नंबर पर पहुंची है, $4.2 ट्रिलियन की है, 360 लाख करोड़ की आज मेरी इकोनॉमी है। और ये चैलेंज लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी के मंत्र से हमारी जो 6.5% की ग्रोथ है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो डर रहे हैं ना, जिनकी 2% से नीचे अब ग्रोथ है, कितनी आगे हो जी, स्पीड तो मैटर करती है, कंटिन्यूटी मैटर करती है। जन्म दिया था। भारत इस चैलेंज से भी और आगे जाने वाला है। और दूसरी बात मैं और कहूंगा, क्योंकि मैं कृषि मंत्री रहा हूं, मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूं 2 बार। 10 वर्षों तक मैंने किसानों के बीच में पहले संगठन में काम किया है, कभी महामंत्री, कभी उपाध्यक्ष, और 5 वर्षों तक मंत्री के नाते काम किया है। मेरे देश में हम उनका गेहूं आने दें क्या जब मेरे पास सरप्लस गेहूं है? मैं उनकी मछली आने दें क्या जब मेरे पास दुनिया को देने के लिए मछली है? जब मेरे पास अपनी चीनी है तो उनकी चीनी आने देगा? तो मोदी जी ने कहा किसी भी कीमत पर खेती के उत्पादों का टैरिफ 100% तक भी हमारा, चीनी पर 70-80% तक है हमारा, खाद्यान्नों पर किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ने देंगे। अपने किसानों की रक्षा सुरक्षा करके रहेंगे, ये हमारा दायित्व है। पुराने इतिहास से अगर लिया जाए इसका उदाहरण, तो उसने तो हरित क्रांति को उन परिस्थितियों ने जन्म दिया था। इस बार कौन सी क्रांति होती हुई नजर आ रही है? बाकी देश साथ देंगे? क्या अमेरिका अलग थलग पड़ेगा? क्या भारत को विश्व स्तर पर और देशों का भी साथ मिलेगा? देखिए, पूरा जिसको साउथ कहते हैं वो भारत से पूरा अफ्रीका 100% जेनेरिक मेडिसिन लेता है हमसे। दुनिया के और बहुत सारे हमसे मेडिसिन्स लेते हैं। नए बाज़ार हमारे लिए खुलेंगे। मुझे शानदार 2 बातों पर मुझे ब्राज़ील बहुत अच्छा लगा।
एक तो ब्राज़ील ने जब यहाँ से वैक्सीन गई थी तो हनुमान जी की फ़ोटो का ट्वीट किया था, जैसे हनुमान जी संजीवनी ले लेकर आ रहे हो। और अभी लूला ने कहा मैं ट्रंप से नहीं मोदी से बात करूँगा। ये जो भारत की वो है, और 140 करोड़ का मेरा बाजार है, मेरे देश की कौन बराबरी कर सकता है। या स्वदेशी उत्पादों पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी जो हम सौपन लेकर चले हैं अगले दो एक साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तीसरे नंबर की इकोनॉमी, और 2047 तक जो लक्ष्य है वो हर एक भारतीय के दिल में है। वो वही है, सोने डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। धनखड़ जी, एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति पर आ जाते हैं, और जिस तरह से आपने जिक्र किया, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कांग्रेस का, 1 साल हो गया अभी तक एलओपी हरियाणा को नहीं मिला है। हालांकि अभी हमारे मंच से एक सीनियर कांग्रेस लीडर की ओर से दावा किया गया है कि जल्दी हरियाणा में एलओपी मिलने वाला है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो दावा संगठन की मजबूती का हरियाणा में कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, असल में ये संगठन सृजन का ये जो साल राहुल गांधी की हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस का संगठन हो रहा है, जिला अध्यक्षों की जो सूची आ गई है, ये असल मायनों में बीजेपी को लगता है कि उन उम्मीदों पर खरा उतर के मजबूती से एक विपक्ष की आवाज बनने का काम करेगा? देखिए, बने तो अच्छा है, लेकिन विपक्ष की आवाज़ नहीं है बहुत दिनों से बिल्कुल भी जो है हरियाणा में। प्रतिपक्ष जो उनको जैसा काम करना चाहिए, जितना अच्छा करना चाहिए, और एलओपी वाले भी, अध्यक्ष वाले विषय में भी गाना यही गा रहे थे सारे कांग्रेसी, बहुत देर करती हजूर आते आते। तो कितने हमारे अध्यक्ष गुजर गए, ना अशोक तंवर को कार्यकारिणी बनाने दी, ना शैलजा जी को कार्यकारिणी बनाने दी। ये हमारे जो है होटल वाले भी ऐसे चले गए, जो है सारा का सारा समय ऐसे बिता दिया। 3 अध्यक्ष बीजेपी के, 3 कार्यकारिणियां पार हो गई इनकी। इस बार तो सर आपको भी नहीं मिल रहा है, ना हरियाणा में मिल रहा है, ना राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा है। देखो, पेज तो बीजेपी में भी फंसा हुआ है सर, पेज तो बीजेपी में फंसा हुआ है। काफी दिनों से बात हो रही है हरियाणा में नया प्रदेश अध्यक्ष या उनको ही रीअपॉइंट कर दिया जाए, बात हो रही है, नड्डा साहब का कार्यकाल भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये तो सवाल पूछेगा कांग्रेस वाला कि भाई खुद तो चुन लो आप लोग। बिल्कुल, जब तक हमारे 3 अध्यक्ष बने उनका एक संगठन नहीं बना, किससे तुलना कर रहे हो? हमारा तो नज़ारा आप जल्दी देख लेंगे, चिंता मत करिए। और जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की परंपरा और तैयारी वो शानदार है। जिस दिन 2 दिन का दिन देंगे कि आज फार्म भरना है और कल चुनना है, उसी दिन चुन देंगे। केवल हमारे चुनाव जो आयुक्त हैं पार्टी के वो समय दें, सब शानदार तैयारियां हैं। और उसी नाते से संगठन हिंट तो दे जाओ, परंपरा से मुख्यालय में बैठते हो, हिंट तो दे जाओ कौन होगा। क्या वो हरियाणा से हो सकता है, महाराष्ट्र से हो सकता है, यूपी से हो सकता है, या कहीं से होता है? अच्छा, अभी पनक लग जाती है ना। अच्छा, अभी बताइए, तो अभी सारे चैनल उपराष्ट्रपति पर कयास लगा रहे थे, कोई कयास के पास पहुंचा? मैं चैनल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जो बीजेपी मुख्यालय बैठता है मैं तो सीधा पूछ रहा हूं उनसे, भाई हम गलत हो गए मान लिया, आप बता दो सर। सारा मीडिया, सारा सोशल मीडिया सबके अंदाजों से परे ई राधा कृष्ण आए हैं, ऐसे ही सब अंदाजों से परे। नहीं सर, ये तो कहना कि गलत नहीं होगा। ब्रेकिंग मांग रहा हूँ आपसे, सीधा सीधा मांग रहा हूँ, कोई और घुमा फिरा के मांगी नहीं। यहाँ कोई ब्रेकिंग अब दे ही नहीं सकता, आप लोग यही नहीं भाजपा है। अब यहाँ कोई ब्रेकिंग नहीं दे सकता, आएंगे उसी दिन ब्रेकिंग होगी। चाहे मुख्यमंत्रियों की बात हो या फिर किसी भी चेहरे की राष्ट्रपति का आप जिक्र कर रहे हैं, आप लोग सरप्राइज देने के लिए बीजेपी जानी जाती है, तो क्या ऐसा ही कुछ सरप्राइज हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मिलने वाला है? बीजेपी की कुछ हिंट सर। बीजेपी की जो कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति में जो निर्णय प्रक्रिया है, हमारा डिसीजन ऊपर से नीचे से सलाह करते करते और अंतिम रूप में पार्लियामेंट्री बोर्ड तक पहुंचता है। और पार्लियामेंट्री बोर्ड तक पहुंचते पहुंचते चीज़ें फिर उसी प्रकार से नीचे तक उसका फॉलोअप होता है। जो है फीडबैक या राय नीचे से आते आते तक ऊपर जाती है और शिखर पर जाकर फिर मंथन होते होते नीचे तक जाती है। हम उसी प्रक्रिया से काम करते हैं और मत अनेक निर्णय एक की प्रक्रिया से हम काम करते हैं। और इस संगठन की इस पद्धति में जिस समय तक जिस प्रकार की जितनी गोपनीयता चाहिए उसके साथ भी काम करते हैं। ये सब हमारी कार्यपद्धति का हिस्सा है और इसी साथ शानदार कार्यपद्धति के कारण हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सर आप वापस तो अभी गुड़गांव ही जाएंगे ना?
हाँ, जज्जर रहते हैं। तो मैं सवाल कैसे छोड़ दूं? गुड़गांव की अगर बात हो रही है तो राष्ट्रीय स्तर पर गुड़गांव में इतनी व्यवस्था खराब है, बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ गुड़गांव को, यहाँ तक कह दिया गया एक मंच से कि इसको दिल्ली के अंडर क्यों नहीं ले लेते। ये आपने देखा होगा, ये कोई बहुत छोटी सी बात नहीं है। कुछ अधिकारी भी आपके आए राज्य सरकार के, गुड़गांव में कई ड्यूटियां लगी। गुड़गांव को लेकर आपकी राज्य सरकार बहुत ज़्यादा सवालों में है। आप बात करते हैं कि बड़ी सिटी बनाएंगे, मिलेनियम सिटी का नाम है, एक सवाल। और दूसरा, गैंगस्टर का जो रोल शुरू हुआ है, किसी के घर पे गोलियां चल रही हैं, कोई सिंगर है, कोई यूट्यूबर एल्विश यादव है हाल फिलहाल का। गुरुग्राम इतना सेफ नहीं रह गया। पहली ये घटनाएं आसपास बिहार में, यूपी में सुना करती थी, वहां योगी बाबा बैठे हुए हैं। आप लोगों का डंडा क्यों नहीं चल रहा है? एक तो गुरुग्राम की साफ सफाई की व्यवस्था को लेके, और दूसरा गैंगस्टर राज क्यों देखने को मिल रहा है जितना मिल रहा है अब हरियाणा में? देखिए, आपने दो सवालों को एक साथ डाल दिया है। आपको पता है कि वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में सब जगह चैलेंजेज आते हैं, और इस बार तो चैलेंजेज ऐसे हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में भी इतने अप्रत्याशित चैलेंजेज आए हैं जिसके कारण से क्लाउड बर्स्ट के और के बहुत अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं। तो बारिश के दिनों में कुछ समय, कुछ घंटों के लिए ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होना वो तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन सने सने काफ़ी बेहतरी की तरफ हम इन वर्षों में बढ़े हैं। जो बड़ा नाला आकर इसमें आपको पता है कि वो सारा ढका भी गया है, बना है, सारे के सारे सिस्टम बहुत बेहतर करने की कोशिश की है। और मैं बता रहा हूँ कि और थोड़े अच्छे की तरफ भी ध्यान दीजिए। अभी मेरे साथी कुछ आए हैं, तो वो जो है यहाँ तक मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो उन्होंने कहा कि हम बहादुरगढ़ से आए हैं और हम 22 मिनट में आपके पास पहुँच गए हैं। कुछ गुड़गांवा से आए हैं, उन्होंने कहा कि हम 20 मिनट तक आपको पहुंच गए हैं। ये जो शानदार 2 दिन पहले उद्घाटन हुआ है, जिस टनल में से निकलने का मज़ा आता है, कुछ नज़र इनायत उधर भी कीजिए, है ना। ऊपर के पे कोई सवाल नहीं है सर, सफाई की बात कर रहा हूँ। गुरुग्राम निश्चित रूप से और बेहतरी छवि है। आपका सवाल जायज़ है, और बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, और बेस्ट वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए। जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, कैसे शानदार तरीके से उससे निकले। हम नायब जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर बढ़ रहे हैं, और इस पर भी अधिक से अधिक अपराधियों को कैसे सख्त से सख्त, मैं कहूँगा कि उस रास्ते पर बढ़े हुए हैं। योगी जी का थोड़े और पहले से वो रूप आ गया है, लेकिन आप वही रूप नायब जी का देखेंगे, चिंता मत कीजिए, अपराधियों के प्रति वो बड़े सख्त हैं। गुरुग्राम पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हाल फिलहाल में जैसे ही मॉनसून की शुरुआत हुई है तो हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं और हमने भी दिखाई हैं कि किस तरह से गुरुग्राम का नाम लेने से लोग डर रहे हैं कि अगर आपका ऑफिस गुरुग्राम में है तो आपको घंटों कड़ी मशक्कत का सामना तो करके, सर का घर गुरुग्राम में, हाँ, तो आप इस समस्या से वाकिफ होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि गुरुग्राम को एक बार बेहतर सिटी प्लानिंग की ज़रूरत है? हर साल यही तस्वीरें देखते हैं। देखिए, गुड़गांव बेहतरी की तरफ जा रहा है, आपकी अपेक्षा भी और बेहतरी की तरफ जाने की है, और हर आदमी चाहता है कि गुड़गांव में उसका ऑफिस हो, गुड़गांव में उसका घर हो, और उसी के अनुरूप गुड़गांव हो। उसी चाहत के रूप गुरुग्राम बना रहे हैं, उसी के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया है, उसी के लिए गुड़गांव तक जाने की सुरंग बन रही है, उसी के लिए गडकरी जी सोच रहे हैं कि कैसे हम राजीव चौक तक ऊपर का भी कोई रास्ता बनाएं। अनेक कल्पनाएं, इमेजिनेशन, विजन गुड़गांव को लेकर है, और उतना ही शानदार गुड़गांव होने वाला है। ये चैलेंजेस समसामयिक आते हैं, मनुष्य का जीवन ही ऐसा होता है, ऐसे शहरों के जीवन भी होते हैं कि कुछ समय तक के लिए चैलेंजेस आते हैं। उन चुनौतियों से निकलते हुए एक शानदार, सबका स्वागत है गुड़गांव में, और जाने वालों की भीड़ में कोई कमी नहीं। एक बार याद है आपको सर, अभी आप जाते हुए देखेंगे, नहीं सर, रुकिए ना सर, इसी से जुड़ा हुआ अच्छा याद आ गया मुझे। दार्शनिक अंदाज में एक बार आपने कहा था कि विनोद, ये जो शहरों की समस्या है ना, ये बढ़ेगी। मैं कहा जी क्यों बढ़ेगी? आपने कहा कि भाई नेचुरल जो पानी के साथ नदियां बहती थी, वहां जब शहर बनते थे, उनकी रखरखाव या फिर उनकी जो पॉपुलेशन किस तरह से आगे बढ़ती थी, अब उन जगह पे भी बना दी गई है जहां पानी का एक डुबका नहीं है। तो ये पॉपुलेशन की वजह से या खराब प्लानिंग की वजह से भी लोग एनसीआर में समस्या झेलने के लिए मजबूर है। देखिए, आपने जो सवाल खड़ा किया, ये बहुत वर्षों से, शुरू से हमने जिस बात को अवहेलना की, उसका एक परिणाम है हमारे पूरे इस नगरीय जीवन पर है, और वो बहुत व्यापक रूप से है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने नेचुरल फ्लो को मेंटेन किया,
और हमने लेवलिंग को मेंटेन किया, नेचुरल फ्लो को मेंटेन नहीं किया। कई देशों में तो देखेंगे घर में भी उन्होंने नेचुरल फ्लो को मेंटेन किया है, ऊपर है तो ऊपर बना दिया, नीचे है बना दिया। हम यहाँ ऊंचे उठाने में, सड़क को लेवल करने में, रेल लेवल करने में, बाकी चीज़ों के लेवल करने में नेचुरल फ्लो को हमने डिस्टर्ब किया। और जब भी कोई सोसाइटी नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि ये कोई एक सरकार, दो सरकार, मेरी सरकार, आपकी सरकार का विषय नहीं। आपको एक पेट्रोल पंप बनाने के लिए भी 11 एनओसी लेनी पड़ती है, लेकिन आपको कोई सड़क बनाने के लिए नेचुरल फ्लो की या मकान बनाने के लिए नेचुरल फ्लो की कोई एनओसी नहीं लेनी पड़ती। तो ये नेचुरल फ्लो वाला विषय सब मैं कहूँगा कि आज़ादी के समय से ही ध्यान किया जाना चाहिए था, लंबे समय से। आजकल की प्लानिंग में एकदम मैं कहूँ कि वो नहीं हो सकता, और उसके परिणाम जो इस प्रकार के आते हैं उसके कारण से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप जोड़ों के जगह पर कॉलोनी बना देंगे तो जहाँ नेचुरली पानी आता था वहाँ आएगा ही आएगा। उस समय ध्यान नहीं दिया जाता, उस समय सस्ते के चक्कर में जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। अब सुप्रीम कोर्ट भी लगा हुआ है कि जितने के जितने जोड़ हैं सारे के सारे बचने चाहिए, क्योंकि नेचुरल फ्लो का वो केंद्र हैं। तो नदियों की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं वो नेचुरल फ्लो में बचने चाहिए। आपका अच्छा सवाल है, लेकिन ये सवाल जैसे मैंने कहा कि आज मैं उसको करने लगूंगा तो जो इतने समय की सारा सिस्टम अब मैं बदल नहीं सकता, बहुत जगह वो अवरुद्ध हो चुका है। जब नेचुरल फ्लो अवरुद्ध हुआ है तो नया फ्लो जो डेवलप हो रहा है, उस नए फ्लो को कैसे मैं बेटर कर सकूं, पानी के अंदाजों को करते हुए कि किस समय में कितनी बारिश, कितनी मात्रा आती है, मैक्सिमम से लेकर कैसे उसको निपटा जा सकता है। और तो उस नाते पर बढ़ रही हैं सरकारें नए अध्ययन के साथ, नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, नए सिस्टम के साथ, और बेहतर करेंगे। मैं क्लोजिंग कमेंट जरूर करूंगा कि कम से कम एक बड़े बीजेपी लीडर होने के नाते, राष्ट्रीय सचिव होने के नाते आपने तमाम टफ सवालों को भी फेस किया, हरियाणा की, दिल्ली की बात की। और सबसे अच्छी बात पता सर मुझे क्या लगी, आपने एक बार भी नेहरू जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि जो आपके बड़े बड़े लीडर है ना, किसी भी चीज़ की कोई कमी पूछोगे, ज़्यादा गहराई में जाओगे ना तो सीधा नेहरू जी तक पहुँच जाते। कम से कम आपने वो नहीं किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख लिए, देश को इस स्थिति में जो रखने का काम तो उसको नेहरूवियन मॉडल नहीं किया है, महालनोबिस। मैं बता रहा हूँ ना, वास्तव में वो नेहरूवियन मॉडल है नहीं, वो महालनोबिस मॉडल है। एक महालनोबिस स्टैटिक्स के प्रोफेसर थे कलकत्ता में, जिनकी मॉडल को नेहरू जी ने अडॉप्ट किया, और देश इतने वर्षों तक जो आगे नहीं गया वो महालनोबिस मॉडल के कारण से नहीं गया, उसको नेहरूवियन मॉडल कहते हैं। और चिंतन की स्पष्टता नहीं थी। वो नेहरू जी ने कहा था कि मैं जो है क्रिश्चियंस की तरह से, इंग्लिश मैन की तरह से एजुकेटेड हूँ, कल्चर से मुस्लिम हूँ, बाई एक्सीडेंट हिंदू हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वो देश को पता रहना चाहिए कि ये समस्याएं जो आज निपटाई जा रही हैं, क्या राम मंदिर उसी समय नहीं बन सकता जब सोमनाथ का मंदिर बना? जब पटेल साहब बना सकते तो क्या नेहरू जी उत्तर प्रदेश में नहीं बना सकते थे? क्या कृष्ण जन्मभूमि का मामला उलझा हुआ रह सकता था?